Hello everyone, this is part 4 of class 9th NCERT History Chapter 3 Nazism and the Rise of Hitler, The Nazi Worldview। तो देखो जो नाजीज ने क्राइम किए है ना, ये उनके सोचने या फिर कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस मतलब कुछ करने के तरीके से ना लिंक्ड है। नाजी की आइडियोलॉजी है ना, वो हिटलर के वर्ल्ड व्यू जैसी ही है। मतलब हिटलर कैसे दुनिया को देखता था, नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग लोगों के बीच में ना कोई भी इक्वालिटी नहीं है, बल्कि एक रेशियल हायरार्की है। जो नस्लवाद होता है ना, उसके अकॉर्डिंग एक हायरार्की सेट की हुई है उसके अकॉर्डिंग। इसके ये किस तरह से देखती है, जो ब्लॉन्ड होते हैं, ब्लू आई के नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो होते हैं ना, वो इस हायरार्की में टॉप पे रखे गए हैं। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस क्या है, देखो आर्यंस जो होते हैं, तो आर्यंस में ही एक सब क्लास है। आर्यंस की एक क्लासिफिकेशन है जर्मन नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ये उन्हीं में से एक ब्रांच है। तो ये लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं और जर्मन या फिर जर्मनी से रिलेटेड ही इनका ओरिजिन होता है। और तो इसमें देखो इनको टॉप पे रखा गया है, और जूस जूस जो होते हैं ना, जूस को सबसे नीचे रखा गया है। और इनको एंटी रेस कहा जाता है, मतलब आर्यंस के एकदम कट्टर विरोधी, आर्च एनिमीज ऑफ आर्यंस, जूस को। और जो दूसरे है, ब्राउन लोग हो गए या फिर दूसरे हो गए, वो अपने अपने एक्सटर्नल फीचर्स पर डिपेंड करते हुए इसी में बीच में रखे गए हैं। टॉप पे आर्यन, सबसे नीचे जूस और बीच में बाकी सब आ गए। तो हिटलर का जो रेसिज्म है ना, ये कुछ थिंकर्स जैसे कि चार्ल्स डार्विन हो गया या फिर हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, इनसे लिया गया है। ये भी ऐसे ही थे, मतलब कुछ कुछ तरह से। डार्विन जो है ना, वो एक नेचुरल साइंटिस्ट था जो कि क्रिएशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की क्रिएशन को ना, वो इवोल्यूशन या नेचुरल सिलेक्शन जैसे कंसेप्ट से समझाना चाहता था। और हर्बर्ट स्पेंसर कौन था, हर्बर्ट स्पेंसर ने इसी में बाद में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला आइडिया डाल दिया था कि जो सबसे फिट होगा, जो सहन कर जाएगा, वो सर्वाइव कर जाएगा। तो इस आइडिया के अकॉर्डिंग सिर्फ वो स्पीसीज अर्थ पे सर्वाइव करेंगी जो खुद को अडेप्ट कर देती है चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जो क्लाइमेट की कंडीशंस में चेंज आता है ना, कभी गर्मी कभी बहुत ज्यादा गर्मी, तो इस सब के अकॉर्डिंगली जो स्पीशीज खुद को अडेप्ट कर लेती है वही सर्वाइव करेंगी। ये था इस तरह का आइडिया। तो हमें ना दिमाग में हमेशा ये रखना चाहिए कि डार्विन जो है ना, उसने कभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन को एडवोकेट नहीं किया, मतलब कि ह्यूमंस जो है हम उसमें इंटरवीन करें इस सब इवोल्यूशन में, कि हम मार दे किसी जानवर को इस तरह से करें। तो वो प्रॉपरली एक नेचुरल प्रोसेस था सिलेक्शन का। डार्विन ने जो हिटलर ने कहा ना, वो नहीं कहा था हिटलर जो कर रहा है। लेकिन फिर भी उसके आइडियाज जो है ना, उसको जो रेसिस्ट लोग है या पॉलिटिशियंस है वो यूज करते हैं, ताकि वो इंपीरियल रूल को जस्टिफाई कर सके। जिन लोगों को वो कब्जा लेते हैं फिर उनके ऊपर वो राज करते हैं ना, तो इस तरह के इंपीरियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह के लोग यूज करते हैं। तो नाजी लोगों का आर्ग्यूमेंट सिंपल था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस होगी ना, वो सरवाइव करेगी और वीक वाली जो है वो मर जाएगी। तो आर्यन रेस जो है वो सबसे फाइनेस्ट है, सबसे बेस्ट है। तो उसको अपनी प्योरिटी को रिटेन करना पड़ेगा, तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और वर्ल्ड को डोमिनेट करना पड़ेगा। और जो दूसरे जो एस्पेक्ट थे हिटलर के आइडियोलॉजी के, वो ना कुछ जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट जैसे, जो कि लेबनस रोम, इस तरह के कंसेप्ट से लिंक थे। लेबनस रोम कह लो या फिर लिविंग स्पेस का कंसेप्ट हो गया ना, उस तरह से। तो हिटलर का मानना था कि नई टेरिटरीज को ऑक्यूपाई तो करना ही पड़ेगा, कब्जाना पड़ेगा, क्योंकि सेटलमेंट करनी है, लोगों को बसाना है। तो इससे क्या होगा, जो मदर कंट्री है उसका एरिया बढ़ेगा, इस केस में जर्मनी है, उसका एरिया बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, सेटलर्स जो है वो नए लैंड पे सेटल हो पाएंगे, और अपना जो इंटीमेट लिंक है अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से, वो भी मेंटेन रख पाएंगे। नए लैंड पे बसना तो पड़ेगा, लेकिन वो अपने ही कंट्री का लैंड बढ़ रहा है एक तरह से। तो वो मटेरियल रिसोर्सेज भी बढ़ाएगा और पावर भी बढ़ाएगा जर्मन नेशन की। तो हिटलर का देखो मकसद ये था कि जर्मन बाउंड्रीज को ना वो ईस्ट की तरफ बढ़ाता जाए, और जर्मन है ना, उनको ज्योग्राफिकली एक ही प्लेस पर कॉन्सेंट्रेट कर दे, यूरोप के इस तरह के हिस्से पर। पोलैंड जो है ना, वो फिर इन सब में लेबोरेटरी सा बन गया था एक्सपेरिमेंट्स की, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। तो देखो जब एक बार पावर में आ गए, तो नाजी लोगों ने ना अपना जो ड्रीम था ना उनका, कि वो एक रेशियल कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें प्योर जर्मन्स होंगे। और तो उसके लिए वो लोग ना, जो अनडिजायरेबल है दूसरे जो है, उनको टोटली एलिमिनेट कर देंगे एक्सटेंडेड एम्पायर में से। तो नाजीज ना एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जिसमें प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस ही हो। तो वो अकेले सिर्फ देखो, वो डिजायरेबल लोगों को कंसीडर करते थे, सिर्फ वही है ना, उनको ही वो लोग अच्छे से बढ़ने देंगे, इस तरह का मानते थे कि वही प्रोस्पर करेंगे और वही मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे नहीं कर पाएंगे अनडिजायरेबल लोग। तो इसका मतलब क्या था कि जर्मन्स जो है, तो जर्मन्स भी जो कि इम्प्योर या नॉर्मल की तरह देखे जाते थे ना, उनको अब जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ नॉर्डिक आर्यंस को ही वो लोग पसंद करते हैं। तो बाकी के जो जर्मन है उनको क्यों अधिकार देंगे। तो देखो अंडर यूथनेसिया प्रोग्राम, हेलमत के जो फादर थे ना, हमने डिस्कस किया था कि अब हेलमत की स्टोरी हम देखेंगे। तो हेलमत के जो फादर थे ना, वो दूसरे नाजी ऑफिशियल्स के साथ ही
जो काफी जो जर्मन्स थे ना, जिनको मेंटली या फिजिकली अनफिट माना जाता था, उनको डेथ तक पहुंचाया था, उन्होंने मारा था। तो ज्यूज जो थे ना, वो सिर्फ एकमात्र कम्युनिटी नहीं थी जिसको अनडिजायरेबल माना जाता था, दूसरे भी थे, जैसे जिप्सीज हो गए या फिर ब्लैक्स जो कि नाजी जर्मनी में रहते थे, इनको भी रेशियली इंफीरियर मतलब कि नीचा ही माना जाता था। और बायोलॉजिकल प्योरिटी जो थी ना सुपीरियर आर्यंस की, ये उसको थोड़ा सा थ्रेट थे, तो इनको अनडिजायरेबल ही मान रहे थे, तो इनको भी बहुत ज्यादा सताया गया था। देखो रशियंस थे या पोल्स जो थे, पोलिश लोग, इनको सब ह्यूमन माना जाता था, आधे मानव। तो इसीलिए इनको भी ह्यूमैनिटी में अनडिजर्विंग मान दिया था इन्होंने कि ये मानवता के लिए ठीक नहीं है। तो जर्मनी ने देखो पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था और रशिया के कुछ पार्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिया था, तो इनके सिविलियंस को भी उन्होंने जबरदस्ती कैप्चर कर लिया था कि वो अब स्लेव लेबर की तरह काम करो। तो इनमें से कई जो स्लेव लेबर की तरह काम कर रहे थे ना, ये हार्ड वर्क या स्टारवेशन के कारण ही मर गए थे, भूखे रहने के कारण या फिर ज्यादा काम करने के कारण। जूस जो है वो उन्होंने बहुत सफर किया है नाजी जर्मनी में। नाजी की जो हेट्रेड है ना जूस से रिलेटेड, जूस को लेकर, वो एक तरह से पहले से ही क्रिश्चियन लोगों में थोड़ी सी है, क्योंकि ये लोग ऐसा मानते हैं, इनके अंदर ऐसा स्टीरियोटाइप है कि ये जूस जो है ना वो क्राइस्ट के किलर्स है। और यूसरर्स मानते हैं इनको इसी तरह। यूसरर्स क्या होता है, ये लोग मनी लेंडर होते थे जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे पास्ट में, ऐसा मानते थे क्रिश्चियंस लोग पहले से। यूसरर्स समझते थे जूस को कि जो पैसा देते हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले लेते हैं, तो वो एक तरह से अब्यूज करते हैं, इस तरह का मानते थे। तो मेडिवल टाइम्स तक ना जूस को अधिकार नहीं था कि आप लैंड रख सको। तो वो किस तरह से सरवाइव करते थे, वो ट्रेड के थ्रू या फिर पैसा देकर सरवाइव करते थे, उसके ऊपर जो वो टैक्स लेते थे ना। तो फिर उनको देखो सेपरेटली मार्क एरियाज होते थे जिनको घेटोस कहा जाता था, ये इसमें रहते थे। तो इनको अक्सर परसिक्यूट किया जाता था, मतलब सजा दी जाती थी। किस तरह से वायलेंस कर देते थे इनके अगेंस्ट या फिर इनको लैंड से निकाल देते थे। लेकिन फिर भी देखो हिटलर का जो हेट्रेड था ना, वो स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज जो थी ना रेस को लेकर, इस पे बेस्ड था ज्यादातर। तो इसमें सॉल्यूशन ये नहीं माना गया कि आप कन्वर्ट करा लो इनको, कन्वर्ट कराना इसमें सॉल्यूशन नहीं माना गया जूइश प्रॉब्लम का। तो वो सिर्फ तभी सॉल्व हो सकता है जब इनको टोटली एलिमिनेट कर दिया जाए, मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, इस तरह की आइडियोलॉजी थी हिटलर की। तो 1933 से 1938 तक ना नाजी लोगों ने बहुत ज्यादा टेरर किया। पॉपराइज्ड का मतलब हो जाता है सिस्टमैटिक पनिशमेंट देना एक पर्टिकुलर ग्रुप या रिलीजन के लोगों को। मतलब ज्यूज को बहुत ज्यादा पॉपराइज भी किया और सेग्रीगेट कर दिया इनको, फोर्स भी किया कि आप देश को छोड़ दो। और इसका अगला फेज क्या था, 1933 से 1938 तक तो ये हुआ, फिर 1939 से 1945 तक इनको कुछ सर्टेन एरियाज में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की और करा भी कि आप कुछ इस फिक्स एरिया में रहो, और फिर इवेंचुअली इनको पोलैंड के गैस चैम्बर्स में मार देते थे। द रेशियल उटोपिया, तो देखो वॉर तो उस टाइम पर चल ही रही थी, तो वॉर के साथ साथ ना, मतलब वॉर के ही साय में नाजीज लोगों ने अपने रेशियल मर्डरस आइडियाज को स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। अब जेनोसाइड मतलब एक जनसमूह का, बहुत बड़ा जनसमूह का इस तरह से मारना, जेनोसाइड या फिर वॉर एक ही बात हो गई थी, अब होता ही रहता था। तो पोलैंड जो ऑक्यूपाई कर लिया था ना, इसको डिवाइड किया गया। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड था ना, उसको जर्मनी ने कब्जा लिया। तो जो पोल्स लोग थे उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, और जो उनकी प्रॉपर्टीज थी उनको एथनिक जर्मन्स जो कि ऑक्यूपाइड यूरोप से लाए गए थे उन्होंने उन्होंने ले ली। तो पोल्स को ना एक तरह से जैसे कैटल को हर्ड किया जाता है ना, उसी तरह से गाय भैंस की तरह ही दूसरे पार्ट में ले गए, जिसे कहते थे जनरल गवर्नमेंट। तो ये एक ऐसी जगह होती थी जहां पर पूरी एम्पायर के अनडिजायरेबल जो थे ना उनको रखा जाता था। तो जो बुद्धिजीवी लोग होते थे ना, पॉलिश में से भी, उनको बहुत ज्यादा मारा गया, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि बुद्धि वाले लोग ना रहे, हमको ना इनको मेंटली भी, आध्यात्मिक रूप से भी इनको गुलाम रखना है। तो इसीलिए समझदार लोगों को, बुद्धिजीवियों को मार दिया गया। पॉलिश चिल्ड्रन जो कुछ कुछ आर्यंस जैसे दिखते थे ना, इनको इनकी मदर से ले लिया गया, और रेस एक्सपर्ट्स जो होते थे, ये नस्ल देखने वाले रेस एक्सपर्ट्स होते थे, इनको एग्जामिन करते थे। अगर रेस टेस्ट में पास हो गए ना, तो उनको जर्मन फैमिलीज में भेज दिया जाता था और वहां पर उनको पाला जाता था। अगर नहीं हुए तो उनको देखो क्या करते थे, फिर उनको ऑर्फनेजेस में, अनाथ आश्रम में रख देते थे, जहां पर वो ज्यादातर तो मर ही जाते थे। तो काफी जो बड़े बड़े गेटोस या गैस चैम्बर्स होते थे ना, तो इसमें जनरल गवर्नमेंट किलिंग फील्ड्स बन गई थी जूस के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े गेटोस और गैस चैम्बर्स भी थे। तो इसी के साथ चैप्टर का ये वाला पार्ट हम खत्म कर रहे हैं। इससे आगे इससे आगे का चैप्टर का पार्ट हम नेक्स्ट वाले पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू।